Dear students of class 7, let's start the lesson uh, in civics. The first lesson, that is democracy and the need for it. Okay. Now, before starting the lesson, let's recap or just remember and try to get the meanings of some difficult words. First one is divine right theory. What is this? Many rulers in the 17th and 18th century believed that 17th and 18th century believed that they had been destined by God to rule the people. डिवाइन राइट थ्योरी का मतलब ये था कि वो 18वीं 17वीं सेंचुरी में लोगों का ऐसा मत था, बहुत से राजाओं का, कि वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, है ना, लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। दूसरा था रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स जहाँ पर कानून का वर्चस्व, कानून का दबदबा, कानून का ही सरकार हो, कानून ही सब कुछ है। इट इज़ द बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय की सरकार हो। नो पर्सन विल सफ़र अनलेस ही हैड वायलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड। और यदि उसने किसी को कोई यहाँ पर किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी जिसने कि कोई भी उल्लंघन नहीं किया कानून का। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, द राइट गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस और सेक्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि कोई भी एडल्ट जो है, कोई भी नागरिक जो है, कोई भी चाहे किसी जाति का, धर्म का है, नस्ल का है ना, सेक्स का है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, सबको वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट टर्म इज लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर मीन्स कानून बनाने वाला संस्था, संगठन, है ना। द पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। हमारा पार्लियामेंट ही जो है हमारे देश का पूरा लॉ बनाने वाला बॉडी है। एग्जीक्यूटिव, द बॉडी विच इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, है ना। द बॉडी विच इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। जो कानून को, वो संस्था जो कानून को चलाती है, कानून को लागू करवाती है और संचालन करती है, देश को और जगह को पूरा नियंत्रित करती है, देख रेख करती है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एंड द लास्ट टर्म इज मार्जिनलाइज सेक्शन। मार्जिनलाइज सेक्शन मीन्स दोज पीपल, ऐसे लोग जो कि बहुत समाज में अछूते हैं, समाज में, है ना, उनको दबा कर रखा गया, दे आर कॉल्ड मार्जिनलाइज सोसाइटी। दोज पीपल हु आर रेटेड एज insignificant and do not get the same opportunity for their development as the privileged sections of the society. Now let's start the lesson. Democracy is a form of government in which people freely participate in the government of the country. Democracy एक ऐसा सरकार को कहते हैं जिसमें कि लोग, है ना, पूरा स्वच्छ, पूरा खुले मन से उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं सरकार बनाने में, सरकार के साथ काम करने में। They elect their representatives who govern on their behalf. वो लोग जो है चुनते हैं, किसको चुनते हैं? उनके बदले में ही वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि उनके बदले में वही लोग वहाँ पर सरकार में भाग लेते हैं और सरकार को चलाते हैं। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल, और सरकार जो है लोगों के लिए जवाबदेह होती है, ऐसे कानून और नीतियाँ बनाती है। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। अब्राहम लिंकन का शब्दों में बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है, इसका आप लोग याद कर लिए ठीक से, है ना। ये एक ऐसी सरकार है जो जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए। डेमोक्रेसी का अच्छी डिफिनेशन है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप्ड इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस 1000 to 233 BC। इतना पहले से ही ये डेमोक्रेसी का जो आइडिया था ग्रीक शहर में, एथेंस में ही पहले ही आया, सबसे पहले आया था। डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीन्स पीपल। डेमोक्रेसी 2 ग्रीक शब्दों से बनकर मिलकर बना है, दैट इज डेमोस मीन्स पीपल, क्रेस्टिया मीन्स रूल, मतलब लोगों का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी all the free citizens with the exception of slaves, women and aliens living in Greece had the right to make laws, है ना। यहाँ पर ग्रीस में सबको कानून बनाने का, कानून में भाग लेने का, कानून बनाने में, देश के डिसीजन में भाग लेने का अधिकार है था। बट इट वॉज ए लिमिटेड डेमोक्रेसी मेंट ओनली फॉर फ्री सिटीजन्स। लेकिन हमारा डेमोक्रेसी जो था लिमिटेड था,
है ना, जो फ्री सिटीजन के लिए, जिसको जो फ्री सिटीजन थे उनके लिए डेमोक्रेसी था, बाकी सबके लिए नहीं था। इन रोमन रिपब्लिक टू देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रोमन लोग, रोम देश में भी रोमन लोग के अंदर भी जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था वहाँ पर। वहाँ लोग रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग यहाँ पर देश में हम लोग सुनते हैं, तो सुन के वहाँ उस तरह का डेमोक्रेसी वहाँ स्टार्ट हुआ था। सम ऑफ द पब्लिक वर्ड्स वर फिल्ड बाय इलेक्शंस। कुछ जो सरकारी पोस्ट को इलेक्शन के द्वारा ही लोग भरते थे उस समय, चुन के ही इलेक्शन पोस्ट सरकारी पदों को भरा जाता था। इट वर रोमन्स हु गेव द आइडिया ऑफ रिपब्लिकन टू द वर्ल्ड। रोमन ही जो थे रिपब्लिकन को पूरा विश्व तक ये आइडिया दिए थे। नो रूलर और डिक्टेटर कुड डेयर एज्यूम द रॉयल टाइटल सच एज किंग। कोई भी शासक या डिक्टेटर जो है जो सबसे सम्मानित पद या टाइटल को नहीं ला सकता था, जैसे राजा। इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव ओनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज आधुनिक समय में हम लोग के पास केवल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, क्योंकि इतना आबादी हो गया है कि अब सबको एक जगह हॉल में एक जगह कहीं बैठ कर उसको चुनाव नहीं हो सकता है, सबको बैठ कर सबके सामने सबका मत, सभी नागरिकों का मत लिया नहीं सकता। इसीलिए हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और वो लोग सरकार बनाते हैं। ऑल सिटीजन्स elect their representative who make laws for them, है ना। The concept of idea of democracy did not develop in their present form all of the sudden. It was a gradual process. Various revolutions contributed to the growth of democracy. Democracy के growth में बहुत से revolutions में, बहुत सारे revolutions means क्रांति आई उसके बाद। The glorious revolution of 1688 in England gave a blow to the absolute rule of the king, है ना। 1688 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, जो कि पूरा वहाँ के राजा को ही कबाड़ कर हटा कर फेंक दिया। इट इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। वहाँ पर कानून का शासन आ गया। इट मेंट द पीपुल वुड henceforth the government be governed by a set of known laws and according to the wishes of the king, है ना। अब इसका मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब कि अब लोग जो है कुछ कानून का कुछ कानून थे, उसी का बदौलत लोग अब अपना सरकार चलाएंगे, अब राजा के नियम के और इच्छा के अनुसार नहीं। उसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं, सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसी ने सबको दुनिया वालों को बहुत कुछ सिखाया, डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम क्या है, बहुत कुछ। ये 1789 में आई फ्रांस में, और इसमें लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे परिभाषाओं को समझाया गया, उसको लागू किया। इट गेव ए ब्लो टू द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। यहाँ भी राजा के राइट्स को सुनाया गया, राजा के राइट को, है ना, झटका लगा, राजा को वहाँ से हटा दिया। दिस रिवोल्यूशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दैट वर प्रेजेंट इन द फ्रेंच सोसाइटी, है ना। एक्चुअली वहाँ पर जो समाज में जो असमानताएं फैली हुई थी, उसके चलते वहाँ पर जो है सबसे पहले ये असमानताओं के, समाज में फैले असमानताओं के वजह से ही ये क्रांति आई थी। ऐसे बहुत से कारण थे। A constitution made which gave many civil and political rights to the French people. वहाँ एक संविधान बनाया गया जिसके द्वारा उस संविधान के द्वारा बहुत से फ्रांसीसी लोगों को, है ना, राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत ही किया गया था इस घोषणा के साथ, क्या, लोगों के और व्यक्ति के और नागरिकों के अधिकार से स्टार्ट किया गया था। फ्रांस बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रिवोल्यूशन। इसके बाद फ्रांस भी जो है रिपब्लिक बन गया। द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश द आइडिया दैट द गवर्नमेंट विच डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। अमेरिका में भी ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और ऐसा कहा गया कि जिन लोगों का जो सरकार लोगों के भलाई के लिए काम न करे, उसको रहने का अधिकार में सरकार को खत्म हो जाना चाहिए। सच रशियन रिवोल्यूशन भी 1917 में मेड इट क्लियर दैट द पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज ऑफ नो यूज विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज, है ना। राजनीतिक बराबरी से कोई मतलब नहीं, जब तक कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं हो तो राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा रशिया में रिवोल्यूशन हुआ 1917 में। ना फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट।
There are various types of governments that exist in today's world. They are as follows. बहुत तरह के सरकारें आजकल दुनिया में पाई जाती हैं. जैसे मोनार्की हुआ, जिसको राजतंत्र कहते हैं, राजा का सरकार. एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ दोनों मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की. मोनार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द किंग और ए क्वीन हुज ऑफिस इज हेरिडिटरी. मतलब ये राजा का बेटा ही, राजा के बेटी ही राजा बनेंगे या महारानी बनेंगे, ऐसा मोनार्की होता है. एब्सोल्यूट मोनार्की में कहता है एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स दैट द ruler has total control over the state. All of the powers of government are vested in monarch. कहने मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब पूरा राजतंत्र से भी ज़्यादा ये ज़्यादा कठोर होता है, क्योंकि राजा सब शक्ति सब कुछ अपने पास ही रखता है. वो मंत्री के पास भी या किसी सलाहकार को नहीं रखता, वो अपना ही सब कुछ करता है. तो एब्सोल्यूट मोनार्की. तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ऐसा यहाँ यह भी राजतंत्र ही होगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम कुछ मंत्रियों को रखेगा, कुछ नियम कानून बनाएगा जिसके तहत वो अपना शासन करता है. थियोक्रेटिक स्टेट. ये क्या है? इन थियोक्रेटिक स्टेट देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजन. एंड थियोक्रेटिक स्टेट में कोई ऑफिशियल रिलीजन है, मतलब सरकार एक किसी धर्म को मान्यता प्रदान कर देगी, उसी के द्वारा शासन. पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैव द एडवांटेज ओवर अदर्स. और जिस सरकार जिस धर्म को मान्यता प्रदान करेगी, वही जो है उसी को छूट दिया जाएगा बाकी धर्म के ऊपर. बाकी धर्म के तुलना में उसको छूट मिलेगा और वैसे ही सरकार चलेगी. ऑल द सिविल लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक टीचिंग्स, है ना. जैसे मान पाकिस्तान है, पाकिस्तान में केवल इस्लामिक टीचिंग, इस्लामिक धर्म को ही मान्यता प्रदान है और उसी के द्वारा ही सब कुछ मान्यता होता है. सेकुलर स्टेट. इंडिया इज सेकुलर स्टेट. जैसे भारत सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है, सब धर्म को स्वतंत्रता है, कोई भी कोई धर्म मान सकता है, सब धर्म, कोई भी यहाँ पर किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया. डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मतलब जो कि जैसे आप नाम सुना है, जो कि कोई व्यक्ति है, राजा नहीं है, लेकिन वो अपना सब कुछ, देश का पूरा कानून अपने हाथ में ले रहा था. जो सोचेगा, जो करेगा, वही कानून होगा. जैसे पहला से बहुत पुराने आप इतिहास पढ़े, एडोल्फ हिटलर का नाम सुने थे आप, जर्मनी का था, जो नाजी पार्टी का लीडर था. और है ना, पूरा म्यांमार और नेबरिंग कंट्री म्यांमार इज रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स. तो ये पूरा वहाँ पर जर्मनी में पूरा शासन किया था एडोल्फ हिटलर. और उसके बाद हमारे बगल में म्यांमार भी देश है, जिसको बर्मा पुराना नाम था, वहाँ मिलिट्री लोग का शासन, मिलिट्री लोग ही शासन चलाते हैं. ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ? जहाँ पार्लियामेंट के द्वारा ही सरकार बनती है, सरकार वही चलाता है, वही इसको नियंत्रण करता है, कानून बनाता है और ये करता है. जो हमारा देश में, ये हमारा देश में है और ये यूनाइटेड किंगडम में है. यूनाइटेड किंगडम मतलब इसको आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं. यूके में ऐसे ही सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जो पार्लियामेंट्री सर्वोपरि है, उसका पार्लियामेंट्री का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वही हेड होते हैं, उसके मिनिस्टर्स होते हैं, सब लोग मिलकर सरकार चलाते हैं. ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट ही हेड होता है, पूरा सरकार का हेड प्रेसिडेंट होता है. जैसे यूएसए में, अमेरिका में अभी ट्रम्प है. इन अमेरिका द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉल्ड द कांग्रेस, है ना. अमेरिका में जो है कांग्रेस कहते हैं और वही पूरा हेड है पूरा एग्जीक्यूटिव का. और वहाँ पर प्रधानमंत्री उतना पावरफुल नहीं होता है, राष्ट्रपति पावरफुल ज़्यादा होता है. यहाँ पर प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है, जो हमारे देश में. यहाँ पर राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री उतना पावर, उसके बाद ही प्रधानमंत्री पावरफुल होता है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सब पूरा पावर जो है केंद्र सरकार के हाथ में होती है, ठीक है ना. दैट इज द होल टेरिटरी इज गवर्न फ्रॉम ए सिंगल सेंटर ऑफ पावर. पूरा टेरिटरी, पूरा देश में जो है केवल एक ही केंद्र सरकार होती है, उसी के द्वारा पूरा सत्ता चलता है. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द सेंटर कैन क्रिएट यूनिट्स एंड गिव सम गवर्नमेंट पावर्स टू देम. और यदि संचालन करने के सरकार अपना कुछ संस्थाएं बनाती है, बांटती हैं कि किसको क्या अधिकार दिया जाए, उसके द्वारा पूरा देश चलता है. द सेंटर कैन टेक अवे द पावर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द एंड डिसॉल्व देम एट इट्स विल. और सेंटर चाहे तो उनके पावर को ले भी सकता है और उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको उनकी शक्ति को छीन सकता है. देयर इज नो नीड ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. द एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूके. और इस तरह के सरकार में क्या होता है, कोई लिखित संविधान नहीं होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है यूके. यूके में लिखित संविधान नहीं. नाउ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल क्या है? इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू सेंटर्स ऑफ पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट. जैसे हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट भी है, हमारा देश फेडरलिज्म है. एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है. केंद्र सरकार जो पूरा चलाता है, उसके अंदर राज्य सरकार होती है, चलाती है, और राज्य सरकार के नीचे भी लोकल गवर्नमेंट होते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन कैरेक्टर. भारत जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत का, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल इन इंडिया. लेकिन भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होता है. देयर इज नीड फॉर इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट.
और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके नीचे स्टेट को गवर्नमेंट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही पूरा सर्वे सर्वा होता है, जो कि राज्यों के बीच में मतभेद, सेंट्रल और राज्य के बीच के मतभेद को पूरा पर करता है। और सब न्याय का सबसे बड़ा शक्तिशाली पावर इसी के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, आप जानते हैं। ना बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में लोग अपना सरकार चुनते हैं। दे मॉनिटर इट्स वर्किंग एंड कैन वोट इट आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी में सरकार अपना चुनते हैं और उसको चलाते हैं, उसके कार्य को देखते हैं और अगले इलेक्शन तक देखते रहते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपना सरकार बनाने के इलेक्शन जो है कुछ समय पर जो होती है, जैसे यहाँ पर 5 साल, हमारे देश में 5 साल के बाद होता है। इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है इसमें कि सभी व्यक्ति को, जिसका कि चाहे वो किसी जात धर्म का है, लैंग्वेज का है, नस्ल का है, उसको वोट देने का अधिकार है ना। जो एडल्ट सिटीजन तो हमारे यहाँ 18 साल के ऊपर एडल्ट मानते हैं। एडल्ट 18 साल या उससे ऊपर वाले को सब, या किसी धर्म जाति नस्ल के हों, उसको वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार जो है पूरा संविधान के फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करता है। इन मोस्ट केसेज द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत से केसेज में डेमोक्रेटिक देश के ऊपर एक अपना लिखित संविधान है, जैसे हमारे देश में भी है। देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारे सरकार के 3 संस्थाएं हैं जो पैरेलल संस्थाएं, एकदम समानांतर। एक कानून बनाता है, दूसरा कानून को लागू करवाता है, तीसरा जो कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा देता है। बेसिकली सजा देता है, ये कानून बनाता है, तो लेजिस्लेचर कानून बनाता है, कानून को लागू करवाता है, देख रेख करता है, और कानून नहीं मानने वाले को सजा देता है। तो तीनों पैरेलल ऑर्गन, यही इसी से हमारा देश चलता है। द पावर ऑफ ऑल दिस 3 ऑर्गन्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इसमें सबका अलग अलग पावर है, पूरा क्लियरली वर्णित है, आपस में कोई इन लोगों में मतभेद नहीं होता है। इक्वलिटी एंड फ्रीडम कुड प्रिवेल ओनली इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, गणतांत्रिक देश में पूरा बराबरी और आज़ादी है। दीज आर द एसेंशियल आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे डेमोक्रेसी का पूरा बहुत ही एसेंशियल आइडियल्स है, उसूल। नंबर 7 हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ए डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी चलाने में ओपोजिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, विरोधी पार्टियों का, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस अभी है सेंटर में। द पीपल एंजॉय राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में क्या है, लोगों को आज़ादी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है ना, कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, इसलिए बहुत हमको आज़ादी मिली हुई है, छूट मिली है ना। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के तत्व क्या है? पहला एलिमेंट क्या है, जैसे इक्वालिटी, बराबरी, सब लोग बराबर, चाहे कोई धर्म जाति है ना, कोई भी सेक्स हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, सबको बराबरी का अधिकार है ना, चाहे गरीब अमीर कोई नहीं। दूसरा हमारा एलिमेंट क्या है डेमोक्रेसी का? फ्रीडम, आज़ादी, सबको आज़ादी मिला हुआ, हमको बोलने का अधिकार है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने का अधिकार है, मीटिंग बुलाने का अधिकार है, बहस करने का अधिकार है ना, रिफॉर्म बदलाव करने का अधिकार है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली एंश्योर्स इंडिविजुअल फ्रीडम, केवल व्यक्तिगत फ्रीडम ही नहीं, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़, है ना, जो अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है देश में, उनका भी अधिकार को बचाने का, रक्षा करने का काम हमारा कानून करता है हमारे देश में। इसी का फ्रीडम का अधिकार सबको मिला हुआ है ना। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म क्या है? हमारा अगला टॉपिक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, हमारा डिसीजन बनाने का मतलब लेने का अधिकार किसको होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मोस्टली रिटन डेमोक्रेसी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक, ज़्यादातर प्रजातांत्रिक देश का जो संविधान होता है वो लिखित डॉक्यूमेंट्स है उसका, विच स्पेसिफाई तो रिटन डॉक्यूमेंट्स है विच स्पेसिफाई द नेचर एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जिसमें कि पूरा लिखित दस्तावेज है, जिसमें कि पूरा हमारा गवर्नमेंट कैसा हो, इसकी पावर क्या, पूरा वर्णन है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स, जो हम लोग पढ़े थे पिछले पेज में, कि 3 ऑर्गन्स हमारे सरकार की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कानून बनाना, कानून का लागू करवाना, कानून का उल्लंघन करना, सजा देना, ये तीनों का अलग अलग काम का वर्णन पूरा किया गया हमारे संविधान में। द लेजिस्लेचर क्या करता है? पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर्स, हम लोग चुनकर भेजते हैं, है ना, संसद में। द लेजिस्लेचर में कंप्राइज 1 हाउस और 2 हाउसेस, लेजिस्लेचर में हो सकता है 1 हाउस या 2 हाउस हो सकता है, सदन हो सकते हैं, हाउस में सदन। और यूनियन लेजिस्लेचर इज द पार्लियामेंट, हमारा जो केंद्र में सरकार वो पार्लियामेंट कहलाती है, जहाँ
लेजिस्लेचर का ऑफिस है। इट कंस्टिट्यूट 2 हाउसेस, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। अपर हाउस और लोअर हाउस इसको कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल कंट्री। यूनियन लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है पूरा देश के लिए कानून बनता है। द प्रपोजल्स फॉर द लॉ आर कॉल्ड द बिल, और उसके प्रपोजल बनता है, पूरा लोग जितने भी लोग चुन के जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव लोग, बिल उनके सामने बिल को पास होती है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, उनके राय के लिए, फिर वो साइन करते हैं, देन दैट वही बिल जो है कानून में परिवर्तित होता है, कानून बन जाता है और देश में लागू हो जाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है डेमोक्रेसी का। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? इसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। दे टेक पॉलिसी डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बदले वो डिसीजन लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? जो मेजोरिटी पार्टी जो जीत के जाता है उसका लीडर को, या अलायंस के जो अलायंस जो मिले जुले पार्टी हैं, जो उसका जो मेजोरिटी होता है, जो जीतता है, उसका जो मुखिया ही, लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट्स द लॉ बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसका लागू करवाने का काम प्राइम मिनिस्टर का है और उसके मंत्रियों का। ऑल लॉज हैव टू बी रिटन इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कानून बनते हैं सबको लिखित होता है, वो संविधान में उसका वर्णन होता है, संविधान में उसको जुड़ता जाता है। समटाइम्स न्यू लॉज हैव टू बी पास टू मीट न्यू प्रॉब्लम्स, कुछ नए नए समस्याएं आते हैं, उसको पूरा करने के लिए कुछ नए कानून भी जोड़े जाते हैं। द लॉ रिगार्डिंग द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पास इन 2005, RTI जिसको कहते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कानून जो 2005 में आया वाज वन सच एक्ट, इसी तरह का कानून है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी डिसीजन ऑन सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, रेलवेज एक्सेट्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, डिसीजन बना लेती है, लाइक डिफेंस का, रक्षा मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय होगा, फाइनेंस हो गया, वित्त मंत्रालय और रेलवे, सब केंद्र के हाथ में होता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, द मिनिस्टर्स आर हेल्प बाय IAS ऑफिसर्स, और ये मंत्रियों को मदद कौन करता है? IAS अफसर होते हैं हमारे देश में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो पास करते हैं वो लोग ही उसको मंत्रियों के साथ उनके काम को देख रेख करते हैं। अदर ऑफिसर्स जो कंस्टिट्यूट द ब्यूरोक्रेसी, उसको ब्यूरोक्रेसी करते हैं। करो अभी सुनिए। जुडिशरी इसको कोर्ट कहते हैं, इसका इंटरप्रेट द लॉज एंड पनिशेस द लॉ मेकर्स, है ना। जो कोर्ट कहता है, ये लॉ का वो पूरा बढ़िया से देखता है, उसका इंटरप्रेट करता है, उसको देखता है उसको, और उसमें ये देखता है कि कोई यदि गलत लॉ के हिसाब से काम नहीं करता उसको पनिश करता है। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ये आधारभूत अधिकारों को सुरक्षित करता है। यदि कोई आधारभूत अधिकार का उल्लंघन करता है या करवाता है उसको सजा मिलती है। एंड डील्स विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और क्रिमिनल आपराधिक और सामान्य केस का ये निपटारा करता है उसके साथ। इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को पूरा देख रेख करता है, उसको पढ़ता है, उसको, है ना, उसके बारे में उसका विश्लेषण करता है। जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यायालय जो है, न्याय व्यवस्था जो है पूरा एक प्रजातंत्र में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ टू बी इम्पार्शियल वाइल गिविंग जजमेंट, जब भी जजमेंट देता है तो ये स्वतंत्र होकर देता है, किसी के फेवर में, मतलब किसी के बहकाव में, किसी के दबाव में आकर नहीं करता, स्वतंत्र होता है, इसीलिए फ्री होता है। इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसमें ना एग्जीक्यूटिव का कोई दबाव होता है ना लेजिस्लेटिव का दबाव होता है, जो दूसरी एकदम फ्री होता है। ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और हमारे कानून और जुडिशरी में जो माइनॉरिटीज जो जिसकी संख्या कम है, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, और भी बहुत से लोग हैं, क्रिश्चियन हो गए हमारे देश में, तो उनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो उनके सुरक्षा के लिए भी कानून बने हुए हैं, इसका भी देख रेख करना हमारा जुडिशरी का ही काम है। ऑल द मेंबर्स कैन नॉट होल्ड द सेम ओपिनियन एनी टाइम, किसी भी इश्यू पर सब लोग एक साथ एक इशू नहीं हो सकती है। सो मेजोरिटी ओपिनियंस प्रिवेल्स बट द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, तो मेजोरिटी का सम्मान तो सरकार करती है, लेकिन माइनॉरिटी का भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, है ना। हमारे संविधान में सबके लिए, सभी माइनॉरिटीज़, चाहे वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज़ हो, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, है ना, चाहे किसी भी आधार से अल्पसंख्यक हो, सबका वर्णन हमारे संविधान में किया गया, सबको समानता का अधिकार मिला है ना।
ना एकोमोडेशन ऑफ द डिफरेंसेस, कैसे हमारा डिफरेंस को एकोमोडेट किया गया। एम फोस्टर प्रेजेस डेमोक्रेसी फॉर टू रीजन्स। एम फोस्टर जो है ये डेमोक्रेसी को दो कारणों की वजह से उसकी प्रशंसा करता है। फर्स्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स वैरायटी, क्योंकि पहला कि इसमें वैराइटीज होते हैं, बहुत तरह का सब कुछ, बहुत भाषा, बहुत धर्म, बहुत है ना जाति सब मिले होते हैं। सेकेंडली इसीलिए इसका प्रशंसा करते हैं। दूसरा कि इट परमिट्स क्रिटिसिज्म, और दूसरा कि इसमें आलोचना का भी अधिकार मिला हुआ है। डेमोक्रेसी में कोई भी आलोचना कर सकता है, किसी गलती को दिखा सकता है। ऑन एन पर्टिकुलर इशू मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव में हैव मैनी व्यूज एंड ओपिनियंस, देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर अदर्स। यहाँ पर दूसरों के लिए सहिष्णुता भी होती है, इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यदि वो हमसे अलग भी हैं तो उनके लिए सहिष्णुता होती है। वाइल मेजोरिटी हैव देयर वे, द माइनॉरिटीज शुड हैव देयर से। है ना, जब मेजोरिटी का अपना रास्ता, मेजोरिटी को को रास्ता मिलता है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी, माइनॉरिटीज़ को भी अपना आवाज़ उठाने का इसमें मौका मिलता है। देयर शुड बी ए पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, यहाँ पर लेने और देने की सिद्धांत पर चलता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहाँ डिस्कशन के द्वारा ही कोई काम होता है, क्योंकि डिसीजंस ऑन पॉलिसी मैटर्स आर टेकन ओनली आफ्टर ए थॉरो डिस्कशन, क्योंकि आप पूरा थॉरो डिस्कशन के बाद ही ये होता है ना, निर्णय लिया जाता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्कशंस यूजुअली हेल्प अस रिमूव आवर डिफरेंसेस एमिकली, है ना। इससे फॉर्मल मतलब चाहे इनफॉर्मल डिस्कशंस, है ना, दोनों होता है यहाँ पर, सामने सामने एक अच्छे ढंग से, है ना, और इनफॉर्मल ऐसे भी बैठ कर भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, आपस में राय करते हैं, दोनों तरह से डिसीजन लेते हैं हम लोग। देयरफॉर डेमोक्रेसी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा गवर्नमेंट माना जाता है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इन्हांसिंग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान को बढ़ावा मिलता है। डेमोक्रेसी में मानव सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है, मानव सम्मान को बढ़ावा मिलता है। डेवलपमेंट इज व्हाट एवरी गवर्नमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट जो हर एक सरकार चाहता है कि डेवलपमेंट हो। रूलर्स इन द डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड रीच द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि डेमोक्रेसी का प्रभाव जो है पूरा, जो मार्जिनलाइज्ड मीन्स जो निम्न वर्ग के हैं, जो अछूते हैं, समाज से मेन धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक भी डेमोक्रेसी का प्रभाव पहुँचे, फायदा पहुँचे। इट इज़ नोन एज सोशल जस्टिस, ये सामाजिक न्याय कहते हैं। द गवर्नमेंट शुड वर्क हार्ड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि धनी और गरीब के बीच का जो खाई है, गैप है, उसको भरना चाहिए। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रीचेस मेनी वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, है ना, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए हमारे यहाँ पर, हमारे उसके भलाई के लिए हमारे सरकार में प्रावधान होने चाहिए, प्रावधान किया गया। द रिजर्वेशन ऑफ सीट, जैसे देखें कि शेड्यूल कास्ट के लिए, इसको एससीज भी कहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन किया गया हमारे संविधान में। शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्वेशन किया गया इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। सीट्स आर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व किया गया। Central education, this has been done to give the weaker sections opportunities, इसमें कमज़ोर वर्गों को अवसर दिया गया है आगे बढ़ने के लिए, है ना, जिसको कि बहुत लंबे समय तक दबाया गया है, उनके अधिकारों को दबा कर रखा गया ना। दूसरा, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश, मानव सम्मान रखने की वजह से यहाँ पर हमारे देश में छुआछूत को एकदम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया कानून बनाकर। तीसरा, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट हाउसेज फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सरकार जो है कम खर्च वाले छोटे छोटे घर जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए बनवाई है, ताकि उनको रहने का आश्रय मिल सके और स्वस्थ ढंग से और शांति से रह सके। लास्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन लॉन्च फॉर देम, उन गरीब वर्गों के लिए, जो समाज के अछूते वर्ग हैं, उनके लिए बहुत से स्कीम्स बना गए उनके भलाई के लिए, है ना, जिसको कि लागू किया जा रहा है और किए जाने का संभावना है और किया भी गया है, जिससे समाज में सभी मानव को उनका सम्मान मिल सके, ठीक से रह सके। दैट्स द एंड ऑफ द लेसन। विल डू द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।